नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, ओपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का फिर से माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बजट लाइंस या फिर बजट रेखा। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले हमने जो तटस्था वक्र विश्लेषण किया है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया है, वो कुछ बातों को छोड़ देता है और उन बातों को पूरा करने के लिए बजट लाइंस की ज़रूरत पड़ी। इसलिए हम लोग बजट लाइंस को डिस्कस करेंगे। किसके लिए? ताकि उपभोक्ता का संतुलन का हम लोग पता कर सकें। ठीक है, तटस्था वक्र क्या था? तटस्था वक्र के अंदर हमने बताया कि तटस्था वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, यानी तटस्था वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं उन सब के ऊपर जो है उपभोक्ता तटस्थ होता है, यानी सभी बिंदुओं के ऊपर, एक तटस्था वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो तटस्थ होता है। लेकिन वहां पर जो है ना, दो इंपॉर्टेंट बातों को छोड़ देता है वो। ठीक है, जिसके बारे में वो बात नहीं कर पाता। यानी कि अकेला तटस्था वक्र की बात करें तो तटस्था वक्र जो है उपभोक्ता के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वह वक्र जो है दो महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देता है। दो महत्वपूर्ण बातें क्या है? एक तो उपभोक्ता की आय को छोड़ देता है और एक है वस्तुओं की कीमत, उसको भी छोड़ देता है। यानी वस्तुओं की कीमत की उसके अंदर बात नहीं होती और न ही उपभोक्ता की आय की बात होती। तो इस उपभोक्ता की आय को डिस्कस करने के लिए और वस्तुओं की कीमतों को डिस्कस करने के लिए हमें बजट लाइंस की जरूरत पड़ी है। तो बजट लाइंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उपभोक्ता की आय और कीमतों की सूचना एक अन्य रेखा के द्वारा दी जाती है और उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? बजट रेखा, या फिर कह सकते हैं कीमत रेखा, या फिर इसको कह सकते हैं उपभोग संभावित रेखा, या फिर प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके लगभग ये 3-4 नाम हैं, जिसको हम लोग बजट रेखा भी कह सकते हैं, कीमत रेखा भी कह सकते हैं और उपभोग संभावित रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा दी है वो परिभाषा दी है ये वाली परिभाषा। बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय तथा वस्तुओं की कीमत पर, दी हुई वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, यानी जो तटस्था वक्र ने छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था? वस्तुओं की कीमत के बारे में कुछ नहीं बताया और उपभोक्ता की आय के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये बजट रेखा जो है इन चीज़ों को लेकर के चलती है, उपभोक्ता की आय को भी लेकर चलती है और वस्तुओं की कीमतों को भी लेकर चलती है। और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन, किस प्रकार से एक उपभोक्ता जो है संतुलन में होता है बजट लाइंस के माध्यम से और तटस्था वक्र विश्लेषण के माध्यम से, किस प्रकार उपभोक्ता एक संतुलन में होगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना, ये कंप्लीट बजट रेखा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा का ढलान कैसे होता है, शिफ्टिंग कैसे होती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कीमत में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बजट रेखा से रिलेटेड हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय तथा वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है, एक एग्जाम्पल है। आपके पास में आय जो है 4 रुपये है और 4 रुपये में आपने क्या करना है? दो वस्तुएं खरीदनी है। ठीक है, आपने छोड़ो, मतलब एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास में क्या है कि आय है कितनी? 4 रुपये है। ठीक है, आय अपने पास में 4 रुपये है और दो वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं। तो दो वस्तुओं में से एक वस्तु एक्स है जो कि एप्पल है। ठीक है, एक एप्पल है और एक वस्तु वाई है जो कि ऑरेंज है, यानी कि संतरा है। ठीक है, तो यहाँ एक बजट रेखा का ड्राइव कैसे होता है, किस प्रकार से एक बजट रेखा बनती है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब 4 रुपये अपने को खर्च करना है। ठीक है, 4 रुपये अपने पास में खर्च करना है। तो 4 रुपये में हम लोग क्या क्या सहयोग ले सकते हैं, 4 रुपये को हम लोग किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो है ना, एप्पल्स की जो कीमत है वो मान लेते हैं हम लोग 1 रुपया। ठीक है, और जो ऑरेंज है यानी कि वाई है, इसकी कीमत मान लेते हैं 50 पैसे। ये हम लोग मान के चलते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि दी हुई वस्तुओं की कीमतें और दी हुई आय, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, आय भी दी हुई है और वस्तु एक्स की कीमत भी दी हुई है और वस्तु वाई की भी कीमत दी हुई होती है। तो किस प्रकार से बजट रेखा के अंदर ये पॉइंट हम लोग लेंगे, किस प्रकार से बजट का मतलब एक बजट रेखा का निर्माण होगा,
किस प्रकार से बनेगी। देखिए आपके पास में ऑप्शन ये है कि अगर आप 4 रुपये खर्च करते हैं तो 4 रुपये में आप लोग क्या क्या खर्च कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं, ये देखिए। एक तो ऑप्शन ये है, आपके जो 4 रुपये आए हैं, 4 रुपये को आप लोग एप्पल्स के ऊपर खर्च कर देते हो, और एप्पल की कीमत कितनी है, 1 रुपया है, तो इसका मतलब 4 एप्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, आप 4 एप्पल ले लिए तो आपके पास में 4 रुपये जो थे वो सारे सारे खत्म हो गए, इसलिए ऑरेंज जो है आपके पास में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपके पास में आय जो है 4 रुपये ही है। अब आप क्या करते हो कि सेब के ऊपर जो है आप लोग 4 रुपये खर्च नहीं करके 3 रुपये खर्च कर देते हो, तो आपके पास में 1 रुपया बच जाता है, तो 1 रुपये में आप लोग 2 सेब ले सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास में ये आ गया। उसके पास में एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि आपके पास में आय जो है 4 रुपये ही है, और 4 रुपये में आप लोग क्या लेते हो, 2 सेब लेते हो, यानी कि 2 रुपये जो है सेब के ऊपर खर्च कर देते हो, और क्या है बच के 2 आपके पास में, वो 2 जो है ना संतरे के ऊपर खर्च कर देते हो। ठीक है, तो 2 रुपये में कितने संतरे आएंगे, वो 4 आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो 4 संतरे आएंगे आपके 2 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन ये है कि 4 रुपये आपके पास में आए हैं, और 4 रुपये में आप लोग जो है ना 2 की बजाय 1 ही एप्पल लेते हो, यानी कि 1 ही रुपया जो ना आपने सेब के ऊपर खर्च किया, बाकी आपके पास में जो 3 रुपये बच गए वो आप खर्च करते हो किसके ऊपर, संतरे के ऊपर। तो संतरे कितने आएंगे, आपके 6 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 रुपये पर पीस के हिसाब से 6 संतरे आप ले सकते हैं 3 रुपये में। या फिर चौथा ऑप्शन और भी है, पांचवा, कि आप जो है ना एप्पल्स के ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करते, दैट मीन्स कि 0 खर्च करते हो, तो आपके पास में जो 4 रुपये आय बचती है वो आप यहाँ पर ऑरेंज के ऊपर खर्च कर देते हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप 8 संतरे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन हमने लिए हैं A, B, C, D, E, इन्हीं ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये O एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं एप्पल और यहाँ लेते हैं ऑरेंज, संतरा। इसका हमें पता है कि 50 पैसे कीमत है, और इसका जो है 1 रुपया कीमत है। ठीक है, तो 1 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 संतरे ले सकते हैं, 4 सेब ले सकते हैं, दैट मीन्स कि 4 सेब या हम ले सकते हैं 1 2 3 4, और यहाँ जो है आपकी कीमत है संतरे की वो है 50 पैसे, तो 50 पैसे के हिसाब से क्या लोगे आप लोग, 8 संतरे ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग 8 पॉइंट बनाते हैं, 8 पॉइंट, ये लो 8 पॉइंट बन गए हैं यहाँ पर 8 पॉइंट। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ए कहता है कि आप लोग जो ना 4 रुपये किसके ऊपर खर्च कर देते हो, एप्पल के ऊपर खर्च कर देते हो। तो 4 रुपये आपने एप्पल के ऊपर लगा दिए, तो ऑरेंज के ऊपर आपका 0 है, तो ऑरेंज 0 तो यहीं पर है। ठीक है, तो 1 पॉइंट आपका ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग 3 रुपया जो है ना खर्च करते हो किसके ऊपर, सेब के ऊपर। इसका मतलब यह है कि आप लोग 3 जो है सेब लेंगे और बाकी जो है 2 संतरे लेंगे, तो यहाँ से पॉइंट बनेगा और यहाँ से होते हुए ऐसे। ठीक है, यानी इन पॉइंटों को हम लोग मिलाएंगे आपस में, तो ये एक पॉइंट निकल के आएगा जो कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि 2 संतरे लेगा और 3 सेब लेगा। ठीक इसी प्रकार से जो है सी पॉइंट के ऊपर चलते हैं, तो सी कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है कि 2 सेब लेता है, तो 2 सेब यहाँ से उठेगा। ठीक है, और कहीं 4 संतरे लेगा, 4 संतरे लेगा तो यहाँ से आएगा वो। ठीक है, इसको मिलाएंगे, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिखाता है कि 4 संतरे लेगा और 2 सेब लेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये ले लिया हमने कि 1 ही सेब लेता है, 1 सेब लेता है तो ये यहाँ से पॉइंट उठेगा, और जो 3 रुपये यानी कि 6 संतरे लेगा तो संतरे 6 यहाँ से लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो एक पॉइंट बन गया अपने पास में ये वाला। और लास्ट में एक ऑप्शन ये है कि एप्पल बिल्कुल 0 कर देता है, और एप्पल 0 कर देता है तो 8 कितने लेता है, संतरे लेता है, तो 8 संतरा यहाँ से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, A, B, C, D और E, इन पॉइंटों को जो हम लोग मिलाएंगे तो एक रेखा निकल के आएगी जिसको हम लोग कहते हैं बजट रेखा। तो ये जो बजट रेखा जो बनी है इन पॉइंटों को मिलाने से, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, बजट रेखा है। और ये रेखा क्या दिखाती है, एक रेखा क्या दिखाया है इसके अंदर, हमने क्या पढ़ा है बजट रेखा के बारे में। बजट रेखा वह रेखा होती है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता की दी हुई आय और कीमतों पर खरीद सकता है। तो वही डेफिनेशन जो है यहाँ पर लागू हो गई है। तो ये जो है बजट रेखा जो है 2 वस्तुएं यानी कि एप्पल्स और संतरे की उन संभावित संयोगों को प्रकट करती है, दिखाती है,
जिसमें क्या कि दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई हैं और उपभोक्ता की आय भी दी हुई होती है। तो ये हमारी होती है बजट रेखा। अब बात करते हैं बजट रेखा की शिफ्टिंग कैसे होती है। ठीक है, बजट रेखा की शिफ्टिंग कैसे होती है, ये जो ना ऊपर नीचे कैसे जा सकती है। तो कैसे जा सकती है बजट रेखा, ऊपर या नीचे कैसे जा सकती है, तो इसके कारण है या तो आप लोग आय में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जब आय में परिवर्तन करेंगे तो भी जो है बजट रेखा के अंदर शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, जब शिफ्टिंग की बात करें ना, तो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइंस की बात कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइंस में क्या होगा, पहला पॉइंट तो ये कि जब आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है। ठीक है, पहली बजट लाइंस ये है हमारी पहली बजट लाइंस। अब अगर आप लोग आय में वृद्धि कर रहे हो, आय में वृद्धि कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप लोग पहले से ज़्यादा कमोडिटी यूज कर सकते हो, एक्स वस्तु भी और वाई वस्तु भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ज़्यादा करोगे ना, आय बढ़ने पर क्या होगा, पहले से ज़्यादा लोगे। तो पहले से ज़्यादा कब लोगे, जब हमारी जो बजट रेखा है वो दाईं साइड में जाएगी, तभी लेंगे ज़्यादा। तो आय बढ़ने पर क्या होता है, हमारी जो बजट रेखा होती है वो क्या होती है, दाईं साइड में खिसक जाती है। ठीक है, यानी ए बी बजट रेखा जो है क्या हो जाती है, A1 B1 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब ये आय जो है हमारी घटती है, तो घटने पर क्या होता है कि ये बजट रेखा जो होती है AB, ये बाईं तरफ आ जाती है ऐसे। ठीक है, यानी कि ये हो सकता है A2 B2। तो बजट रेखा की शिफ्टिंग आय में परिवर्तन पर कैसे होती है, जब आय में वृद्धि होगी, यानी कि जो इनकम को आप लोग बढ़ाएंगे, तो शिफ्टिंग जो है बजट रेखा जो है, बजट लाइंस जो है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और जब आय को हम लोग घटाते हैं तो बजट लाइंस जो है नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइंस जब आय में परिवर्तन होता है तो कैसे होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं शिफ्टिंग में, आय की शिफ्टिंग में। एक पॉइंट ये बनता है कि दोनों वस्तुओं की कीमतें में या तो वृद्धि होती है तब क्या होता है, या फिर दोनों वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है तो क्या होता है। नेचुरल बात है माय डियर फ्रेंड्स, इसी के अंदर देखें, अगर ये स्टार्टिंग की जो बजट लाइंस हमारी AB है, अगर आप लोग कीमत को कम कर देते हो, यानी कि प्राइस को कम कर देते हो, तो क्या होगा, नेचुरली है आप लोग प्राइस से कम होने पर ज़्यादा कमोडिटी जो है यूज कर पाएंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो बजट रेखा है वो कहाँ पर चली जाएगी, दाईं ओर चली जाएगी। ठीक है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगी, आप बाईं साइड आओगे। ठीक है, यानी कि कम खरीद पाओगे। तो नेचुरली है उसी प्रकार से, यानी अनुपातिक परिवर्तन होता है कीमतों के अंदर, तो भी बजट रेखा जो है हमारी दाएं से बाएं जा सकती है, बाएं से दाएं आ सकती है। ठीक है, देखने वाली बात क्या है कि जब कीमत में वृद्धि होती है ना, जब वृद्धि होती है कीमत में, जब वृद्धि होती है तो बजट रेखा जो है हमारी बाईं ओर जाएगी। ठीक है, मूल बिंदु की ओर आएगी। और जैसे ही कीमत कमी हो जाती है, कीमतों में अनुपातिक कमी हो जाती है, तो वो जो बजट रेखा होगी वो हमारी दाईं ओर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले के मुकाबले हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी आय में परिवर्तन या फिर कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार का एक ही से बनता है। ठीक है, एक पॉइंट और बनता है, एक पॉइंट ये है कि कीमतों में, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, एक वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो वो वस्तुएं जो है अपने पास में दो वस्तुएं हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करें, एक हमारी क्या है कि एक्स वस्तु है। ठीक है, वो तो पता ही हमने, एक एक्स वस्तु है, और एक जो है वाई वस्तु है। पेन दूसरा ले लेते हैं, एक वस्तु है अपनी एक्स और एक वस्तु है वाई। ठीक है, तो दोनों में से ना, मतलब दोनों दो ग्राफ बना के चलते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ओ एक्सिस और ओ एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये है कि एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। हमने मान लिया कि एक वस्तु यानी कि प्राइस ऑफ एक्स और आय जो है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो परिवर्तन किसके अंदर हुआ, प्राइस ऑफ वाई के अंदर परिवर्तन हुआ, यानी कि इसके अंदर परिवर्तन होगा, यानी कि प्राइस ऑफ वाई, यानी जो वाई गुड्स है यहाँ पर, इसके अंदर परिवर्तन होता है। जबकि क्या है कि हमारी एक्स वस्तु की कीमत जो है ना समान बनी रहती है, उपभोक्ता की आय भी समान बनी रहती है। तो क्या होता है, तो भी जो है ना बजट के अंदर शिफ्टिंग होता है। आप देखिए, उससे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि जो प्रारंभिक की जो बजट रेखा है हमारी, वो क्या है, प्रारंभिक की जो बजट रेखा है हमारी, ये रेखा है प्रारंभिक की बजट रेखा। ठीक है, ए बी प्रारंभिक बजट रेखा ये है। अब जैसे ही क्या कि वाई वस्तु की कीमत में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, अब प्राइस ऑफ वाई जो है, यानी कि प्राइस ऑफ वाई यानी कि वाई वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाती है।
ठीक है, बढ़ती है तो क्या होगा, जब प्राइस बढ़ती है तो ये जो बजट रेखा है कहाँ आएगी, मूल बिंदु की ओर आएगी। दैट मीन्स कि यहाँ से ये जो है बी बिंदु तो बिल्कुल ऐसे बना रहेगा, लेकिन शिफ्टिंग कैसे होगी, ये इस प्रकार से होगी। जब कीमत क्या है, बढ़ती है तो क्या होता है, आप लोग मूल बिंदु की ओर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है ना ये बजट लाइंस जो है ए बी से A1 B1 हो जाएगी। कब, जब हमारी कीमत बढ़ती है तो। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग प्राइस ऑफ वाई जो है घटती है तो क्या होता है, घटती है तो नेचुरली है कि हम लोग पहले से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। दैट मीन्स कि ये जो बजट रेखा है ए बी, ये इससे जो है ना दाईं ओर चली जाएगी, यानी कि इस प्रकार से जो है ना ये बन जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। जब कीमत घटती है तो ये दाईं साइड में चली जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो ये बाईं साइड में आ जाती है, यानी मूल बिंदु की ओर आ जाती है। और ये जो हमारी क्या की स्टार्टिंग की बजट लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये तो वो तब है जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, यानी कि उपभोक्ता की आय और एक्स वस्तु की कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है, तब की बात है। जब कीमत बढ़ती है तो कैसे होता है, जब कीमत घटती है तो कैसे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वस्तु की बात करें, ठीक इसी प्रकार से प्राइस ऑफ वाई एंड आई जो है स्थिर रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है यानी कि मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज किसके अंदर होता है, चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स के अंदर। ठीक है, चेंज होता है किसके अंदर, प्राइस ऑफ एक्स के अंदर। तो पोजीशंस कैसे होगी इसकी, प्राइस ऑफ एक्स जब बढ़ती है, ठीक है, तो देखेंगे, और जब प्राइस ऑफ एक्स घटती है तो शिफ्टिंग कैसे होती है प्राइस लाइंस की। तो देखिए पहले तो हम लोग ये लेते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक की जो बजट रेखा है वो क्या है। ठीक है, तो प्रारंभिक की जो बजट रेखा है अपने पास में क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ए बी प्रारंभिक की बजट रेखा है। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स जो है बढ़ती है, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत जो है बढ़ती है तो क्या होता है, यानी वाई वस्तु की क्या है, स्थिर है, यानी कि कंस्टेंट हमने मान लिया, इसको भी कंस्टेंट मान लिया और इसको भी मान लिया, यानी प्राइस ऑफ वाई और आई जो है, इनकम जो है, ये स्थिर रहती है। लेकिन चेंज किसके अंदर होता है, प्राइस ऑफ एक्स के अंदर। तो प्राइस ऑफ एक्स यानी कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। अब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, अब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो बजट रेखा हमारी ए बी है, ये क्या होगा, मूल बिंदु की ओर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा A B1। ठीक है, ये मूल बिंदु की ओर आ जाती है। और इसी प्रकार से जब कीमत घटती है तो ये जो है ना ए बिंदु तो एच रहेगा, लेकिन बी से ये जो ना आगे चला जाएगा, यानी दाएं साइड में इस प्रकार से। तो ये तब होगा जब क्या की कीमत घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइस लाइंस का शिफ्टिंग होता है कि कीमत के बढ़ने पर हम मूल बिंदु की ओर आते हैं और कीमत के घटने पर हम मूल बिंदु से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइंस। किन कारणों से शिफ्टिंग हो सकती है प्राइस लाइंस के अंदर, जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब भी शिफ्टिंग हो सकता है, या फिर दोनों वस्तुओं की कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन होता है तब भी शिफ्टिंग हो सकता है, और जब आय में कमी या वृद्धि होती है तब भी शिफ्टिंग हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया है प्राइस लाइंस को। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। जो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता का संतुलन के बारे में कोत्सवानी क्या कहते हैं, कोत्सवानी कहते हैं कि उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जहां पर वह अपनी निश्चित आय तथा बाजार कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर रहा होता है, वहीं पर वो संतुलन में होता है। ठीक है, संतुलन की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शर्तों से पहले इसकी जो मान्यताएं हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मान्यताएं क्या हैं, सबसे जो पहली मान्यता है वो क्या है, उपभोक्ता की आय, जो उपभोक्ता की आय है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, उसके अंदर हमने बढ़ाना नहीं है। संतुलन की बात करेंगे तो पहले उसको आय को हम लोग स्थिर मान के चलेंगे, तो स्थिर है। यहाँ पर उपभोक्ता क्या है, स्थिर है। दूसरी बात यह कि उपभोक्ता को कीमतों का ज्ञान है, यानी जो एक्स वस्तु है या फिर वाई वस्तु है, सेब है या संतरा है, इनकी कीमतों का ज्ञान उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, और उपभोक्ता क्या करता है, थोड़ी थोड़ी करके जो ना आय को खर्च करता है, यानी कि कुछ पैसा जो है वो एक्स वस्तु के ऊपर लगाता है, कुछ पैसा जो वाई वस्तु के ऊपर लगाता है, यानी कि जो आय है उसको थोड़ी थोड़ी करके क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, उपभोक्ता विवेकशील है, उसको पूरा पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, क्या घट रही है। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग कहें विवेकशील है, वो विवेकशील है, उपभोक्ता विवेकशील है, पागल नहीं है, मेंटल नहीं है, उसको अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के सारे तरीकों का पता है। ठीक है,
विवेकशील होने के कारण से क्या करता है वो, इसलिए क्या करता है, दो वस्तुओं के संयोगों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है। ठीक है, दो अलग अलग वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है। उपभोक्ता को तटस्थ होकर की भी पूरी जानकारी है और वस्तुएं क्या है, विभाज्य हैं। तो ये किसकी क्या थी, मान्यताएं थी। संतुलन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वो शुरू करते हैं। तो संतुलन की कुछ शर्तें हैं। पहली जो शर्त है संतुलन की वो ये है कि उपभोक्ता संतुलन में वहां पे होता है जब कीमत रेखा तटस्थ होकर की क्या होनी चाहिए, सप्रस रेखा हो। यानी कि कीमत रेखा जो है वो तटस्थ होकर की क्या हो, सप्रस रेखा हो। यानी कि बजट लाइंस और इंडिफरेंस कर्व जो ना आपस में टच करते हो, ठीक है, सप्रस करते हो, वहां पर संतुलन में होगा। दूसरी बात यह है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु की ओर क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन में होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है अपने पास में जो आय है वो कितनी है, सीमित है। यानी कि 4 रुपये आय हमने मान के चली थी, तो 4 आय को ही हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 4 रुपये के अकॉर्डिंग जो है हम ये बजट लाइंस लेते हैं और इस बजट लाइंस के ऊपर जो है हमारा जो वाई वस्तु है यानी कि जो ऑरेंज है वो हम लोग लेते हैं कितना, 8 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वही पॉइंट रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल 8, उसके बाद 2, उसके बाद 6। ठीक है, 2 3 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो पॉइंट ले ली जो हमने पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, और ठीक इस प्रकार से भी यहाँ पर हम वही पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो अपने पास में आय दी हुई है यानी कि 4 रुपये जो आय दी हुई है, इस 4 रुपये के हिसाब से वो ऑरेंज जो है वो 8 ले सकता है। वही बजट लाइन्स हमने ले ली डायरेक्टली। और यहाँ पर जो है ना एप्पल की कीमत कितनी है, 1 रुपया है। तो 1 रुपये के हिसाब से क्या है कि वो 1 रुपया कीमत किसकी है, एप्पल की है। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज की कीमत कितनी है भैया, 50 पैसे है, यानी कि 50 पैसे उसकी कीमत है। ठीक है, तो ये बातें हमें पता है, उपभोक्ता की आय का भी पता है और वस्तुओं की कीमतों का भी पता है। इन बातों को हम लोग मान के चलते हैं, ये मान्यता भी हमारी। अब जो है इन मान्यताओं के हिसाब से उपभोक्ता जो है इस बजट लाइंस के ऊपर हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो है बजट लाइंस हमारी यहाँ पर इतना लेगा, ये लेगा इसका, उसके बाद में इसके ऊपर जो है ना इतना लेगा और ये लेगा, और उसके ऊपर इसके ऊपर ये लेगा और ये लेगा। ठीक है, ये बजट रेखा जो ना ठीक उसी प्रकार से बनाई है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो इंडिफरेंस कर्व देखो, इंडिफरेंस कर्व की पोजीशंस क्या क्या हो सकती है। हम लोग इंडिफरेंस कर्व लेते हैं, ये वाला एक आईसी लेते हैं, ये वाला। ठीक है, एक आईसी लेते हैं ये वाला, और एक आईसी लेते हैं ये वाला। ठीक है, 3 इंडिफरेंस कर्व हमने ले लिए और बजट लाइन्स अपने पास में एक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बजट अपने पास में एक ही है, 4 रुपये ही है अपने पास में आय। ठीक है, टोटल आय कितनी अपने पास में, 4 रुपये ही है, इसलिए जो बजट जो अपने पास में एक है। तो हमने देखना है कि संतुलन में कहाँ पे होगा। तो संतुलन की जो शर्त है, पहली शर्त क्या है, उपभोक्ता संतुलन में वहाँ पे होगा जहाँ पर कीमत रेखा तटस्थ होकर की सप्रस रेखा होगी। तो सप्रस की बात करते हैं तो सबसे पहला सप्रस जो है यहाँ पर भी है। ठीक है, सप्रस जो है यहाँ पर भी है, सप्रस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कीमत रेखा और बजट रेखा आपस में जो सप्रस कर रही है वो 3 बिंदुओं के ऊपर कर रही है। एक तो ये है ई बिंदु, और एक ये है पी बिंदु, और एक ये है क्यू बिंदु। ठीक है, 3 जगह पर इंडिफरेंस कर्व और तटस्थ वक्र जो है आपस में सप्रस कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन होती है तटस्थ वक्र जो है मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों तटस्थ वक्र जो है मूल बिंदु की ओर क्या है, ऊर्ध्वाधर हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप अगर बात करें इस इंडिफरेंस कर्व की, ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इसके ऊपर तो किसी भी बिंदु के ऊपर आप लोग संतुलन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, रीजन क्या है, क्योंकि इसके जितना बजट अपने पास में है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व जा रहा है इतना बजट अपने पास में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर तो हम लोग कहीं पर भी बजट इसके ऊपर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना बजट नहीं है। दूसरा ये है कि IC2 जो है, IC2 के ऊपर हम लोग Q बिंदु के ऊपर भी संतुलन में हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो रही है। क्या है कंडीशंस, कि इंडिफरेंस कर्व और कीमत रेखा आपस में सप्रस रेखा होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग संतुलन में हो सकते हैं। P बिंदु के ऊपर भी संतुलन में हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर संतुलन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है
निचला तटस्थावकर जो होता है वो नीचे संतुष्टि देता है और ऊपर वाला तटस्थावकर जो है ऊपर वाली संतुष्टि देता है। तो दो बिंदुओं को यानी कि P और Q को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग संतुलन में नहीं होंगे। तो कहाँ पे होंगे? E बिंदु के ऊपर संतुलन में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों संतुलन की जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं और साथ में जो है हमें IC2 के मुकाबले IC के ऊपर ऊंची संतुष्टि मिलेगी। तो हम यहाँ पर जो है जो उपभोक्ता का जो वस्तुओं का जो संयोग लेंगे वो क्या लेंगे? 2 एप्पल्स लेंगे और 4 ऑरेंज लेंगे। तो 4 रुपये जो अपने पास में आए हैं, 4 रुपये में से 2 रुपये हम लोग खर्च कर देते हैं किसके ऊपर? ऑरेंज के ऊपर, ठीक है, और 2 रुपये खर्च कर देते हैं किसके ऊपर? एप्पल्स के ऊपर। तो ई बिंदु के ऊपर हम लोग क्या होंगे? संतुलन के ऊपर होंगे। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है डियर।